नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको जो स्वाइन फ्लू पिछले वीडियो में बताया था उसी के संदर्भ में इस वीडियो को मैं आगे बता रही हूँ कि स्वाइन फ्लू अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये देखो, उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हो गया है तो होस्ट फैक्टर कौन सा है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स बताया था। फैलता कैसे है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप स्वाइन फ्लू के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाओ और देखो उसको। तो होस्ट फैक्टर में जो भी निर्बल व्यक्ति है, जिसमें खास करके वृद्धजन है, 50 साल के से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, गर्भवती माता है, धात्री माता है, छोटे बालक हैं, 5 साल तक के बालक हैं, 10 साल तक के बालक हैं, जिनका इम्यूनिटी बहुत कम होता है, जो कमज़ोर होते हैं, उनको ये होता है। अब हम ये देखते हैं बिना समय गंवाए हुए कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 6 दिन। याद रहेगा, 4 से 6 दिन मतलब 1 सप्ताह के भीतर ही इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब कहोगे इंक्यूबेशन पीरियड क्या है मैडम, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो बेटा इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने डिटेल्स आपको बताया हुआ है, आप पिछले वीडियो में जाकर के इंक्यूबेशन पीरियड भी देख सकते हो। तो आज मैं आपको इसके फैलने के कारण बता रही हूँ कि जो आपका वायरस है H1N1 वो कैसे फैल रहा है। ये सीजनल फ्लू की तरह होता है। मौसमी फ्लू जो है, मौसमी आप नहीं देखते, सर्दी जुकाम बुखार सामान्य, जैसे मैंने आपको बताया था मुझे भी हो गया था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे स्वाइन फ्लू हो गया। मुझे तो बाद में पता चला कि बुखार नहीं उतर रहा है, खांसी बहुत तेज हो रही है, खांसते खांसते हालत खराब हो रहा है, आंखें एकदम से बिल्कुल फटी सी जा रही हैं, आंखें लाल हो रही हैं। तब जाके पता चला कि मुझे भी स्वाइन फ्लू हो चुका है। ये कब होता है पता नहीं चलता है। तो चलिए, ये सीजनल फ्लू की तरह होता है। खास करके इसको फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो ज़्यादा ही इसका फैलने का सीजन होता है। और होता कैसे है, कैसे फैलता है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह रोग फैलता है आपका नासा मार्ग से। जैसे नाक से पानी बहा तो एक बूंद जो नाक का पानी है, या जो नाक का या सूखा बलगम है जो हमने खखार के फेंका है, थूका है, उसमें कम से कम करोड़ों की संख्या में इसके वायरस होते हैं, करोड़ों की संख्या में इसके विषाणु होते हैं, करोड़ों। और खांसने से, छींकने से, थूकने से, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, या खांसती हूँ है ना, या थूकती हूँ या छींकती हूँ, तो उस दौरान 1 से 2 मीटर, 1 मीटर इतना समझो है ना, इतनी दूर तक, उस परिधि तक, 1 से 2 मीटर की परिधि तक, इतना दूर तक समझो कि ये वायरस हवा में फैल जाता है, वातावरण में फैल जाता है। और इतनी दूर में कोई व्यक्ति हमारे पास में बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है, या बगल में सो रहा है ना, और मैंने वहां खांसा, छीका या थूका, तो जो विषाणु वातावरण में फैल गया चारों तरफ से, वह विषाणु उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाएगा जो हमारे बगल में बैठा हुआ था। चाहे बस की सीट में बैठो, या ट्रेन की सीट में बैठो, या आप कॉलेज में हो तो आप दूसरे चेयर पर बैठे हो, और कई बार अपन 2 दोस्त पास में मिल करके बैठ के खाते हैं, उसे नहीं पता चलता है कि इसको स्वाइन फ्लू है, और साथ खाते हैं, तो भी ये रोग ये जो है फैल जाता है, स्वाइन फ्लू फैल जाता है। दूसरा होता है कि जैसे हमने नाक, कई लोग देखते हो ना, ऐसे नाक पोंछ देते हैं, है ना, फिर ना हाथ को नहीं साबुन से धोते हैं, पानी से भी नहीं धोते हैं, जनरली ऐसे लोग हाथ पोंछ लेते हैं, कहीं पोंछ लेते हैं। तो ये गलत हैबिट है आपकी, अच्छी हैबिट नहीं है, अच्छी हैबिट है ही नहीं। नाक पोंछा और फिर वो हाथ नहीं धोया साबुन से, तो नहीं हाथ से धोया और नाक आपने पोंछा, तो उस नाक के स्राव के माध्यम से जो आपके नाक के जो उसमें जो निकला है, जो क्या कहे पदार्थ, बदबूदार पदार्थ कहो या अच्छा पदार्थ कहो, जो बेकार जो चीज़ें, नाक की जो स्राव निकला है, नाक से जो पानी बह रहा है वो जो निकला है, उसमें लाखों और हजारों की संख्या में विषाणु होते हैं। और वो विषाणु के अगर आपने हाथ नहीं धोया, किसी बर्तन को छू लिया, या आपने दरवाजे के हैंडल को छू लिया, या आपने पेपर छू लिया, या आपने कपड़े छू लिया, उसमें भी वो विषाणु जाकर के चिपक जाते हैं। और अगर उसका उपयोग कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसको भी ये रोग हो जाता है। समझ गए बात को। फिर लोग क्या करते हैं, उसी हाथ से मोबाइल छू लेते हैं, टेलीफोन छू लेते हैं, नाक बार बार बहते रहता है तो नाक छूते ही रहते हैं, है ना, खखारते ही रहते हैं, थूकते ही रहते हैं। तो अगर उसी हाथ से, उसी गंदे हाथ से
मोबाइल या टेलीफोन का उपयोग किया तो भी ये रोग फैल जाता है और दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। इसके बाद प्रत्यक्ष संपर्क तो आप जानते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ खाता है, पीता है, बैठता है, एक ही कार में 3-4 लोग बैठ जाते हैं, आपको नहीं पता है कि उसको स्वाइन फ्लू है या उसे कोई कोरोना हुआ गया है। तभी तो आप देखे थे कि अभी जब कोरोना हुआ और अभी जो ओमिक्रॉन चल रहा है, ये डेल्टा क्रॉन चल रहा है, इसमें स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को ये छूत वाली बीमारी ना लगे। इसी तरह से जब स्वाइन फ्लू फैलता है तो पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, दूरियां रखनी चाहिए, कम से कम 2 मीटर की इतनी तो दूरी रखो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ। अपना हाथ जहां तक फैले वहां तक फैला करके फिर उसके साथ चलो आप, तो आप देखोगे कि काफी हद तक इस रोग से बचाव हो सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखना है, चाहे आपके कितना भी प्रियजन क्यों नहीं हो। अगर प्रियजन है, मान लो आपके परिवार में किसी भाई को, बहन को, माँ को, पिताजी को, किसी को भी हो गया है, नो डाउट आप उनकी सेवा जरूर कीजिए, लेकिन उनको क्वारंटाइन भी कर दीजिए स्वाइन फ्लू के केस में भी, ताकि वो अकेले रहेंगे, दूसरे सदस्य को नहीं फैलेगा। अगर दूसरे सदस्य को फैला, जो सेवा कर रहे उसको भी फैल गया, तो सेवा फिर कौन करेगा, ये तो सोचो। तो हमें क्या करना है कि जो स्वाइन फ्लू के विषाणु हैं H1N1, वो बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इतनी तेजी से फैल रहे हैं ये कि आप सोच भी नहीं सकते, और कब जाकर के ये दूसरे व्यक्ति को चपेटे में ले लेता है। खास करके जो कुपोषित माताएं होती हैं, कुपोषित बालक होता है, नन्हे बालक होते हैं, उसको ये जल्दी ही अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसको खत्म कर देता है। इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट, साथ रोगी व्यक्ति के साथ ना तो खाना खाएं ना पानी पिएं। कई बार क्या होता है कि रोगी व्यक्ति को हम दूध देते हैं, खिचड़ी देते हैं, या दलिया देते हैं, या उपमा देते हैं, कुछ भी देते हैं खाने के लिए। रोगी व्यक्ति 1 चम्मच या 2 चम्मच खा लेता है और बाकी को छोड़ देता है। आदत हमारी क्या गंदी है, हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी 2 चम्मच अगर बालक ने छोड़ दिया, किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बुखार है, उसी ग्लास में उसको आपने दूध दिया, उस बच्चे ने दूध छोड़ दिया, फिर आप दूसरे बच्चे को दे दे तो पी ले बेटा, कुछ नहीं हुआ है, भैया ने 2 ही चम्मच पिया है, भैया ने 1 ही चम्मच पिया है। भाई मेरे, ऐसे हैबिट्स को मत अपनाओ। अगर आप ऐसा हैबिट्स अपनाते हैं तो एक बालक तो आपका सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है, स्वाइन फ्लू से पीड़ित है, दूसरे व्यक्ति को भी आप जानबूझ करके इस रोग को दे रहे हैं केवल 2 चम्मच दूध बचाने के लिए। तो आप ऐसा ना करें। जूठे ग्लास में स्वस्थ व्यक्ति को पानी नहीं पिलाएं। जिस व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हो गया है उस व्यक्ति को अलग कमरे में, अलग पलंग पर सुलाएं, अलग खाट पर सुलाएं। उसके साथ आप मत सोएं, बीच बीच में जाकर के देख लें कि उसकी बुखार की स्थिति कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन उसके साथ मत सोइए चिपक करके। अगर आप चिपक के सोते हैं तो, या कोई दूसरा व्यक्ति चिपक के साथ उसके साथ सोता है, तो उसको भी ये रोग हो सकता है। तो प्रत्यक्ष संपर्क तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। ना रोगी के साथ खाना है, ना रोगी के साथ पीना है, ना रोगी व्यक्ति के साथ खेलना है, ना उसके साथ सोना है। क्योंकि अगर सोता है व्यक्ति उसके साथ, तो विषाणु जो सांस के माध्यम से छोड़ रहा है ना, या जो उसके बलगम है, जो थूक रहा है, जो खांस रहा है ना, छींक रहा है, उसके माध्यम से वातावरण में इसके विषाणु चारों तरफ फैल जाते हैं, और चारों तरफ फैलने के बाद ये रोग को फैला रहे हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल भूल जाओ। दूसरी बात, खांसते समय, छींकते समय, थूकते समय हाथ को आप पास में लगाइए, लेकिन हाथ को धो लीजिए। अगर आपने हाथ तो लगा लिए खांसते छींकते समय, जनरली लोग हाथ में लगा लेते हैं, है ना, सभ्यता का प्रतीक दिखाते हैं। खांसी आ रही है तो मुंह पर हाथ रख के खांसते हैं, छींकते हैं मुंह पर हाथ रख के छींकते हैं। बिल्कुल राइट है, आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप उस हाथ को वापस धो लो साबुन से, जाकर के साबुन से धो लीजिए, सैनिटाइजर लगा लीजिए। अन्यथा रोगाणु विषाणु जो है ना आपका H1N1 आपके हाथों में है चिपका हुआ, और उसी हाथ से अगर आपने कोई ग्लास छू लिया, दरवाजे का हैंडल छू लिया, पढ़ने वाली किताबें छू ली, अपनी मोबाइल छू लिया, उसमें भी ये विषाणु जाके चिपक जाएंगे, और उसका फिर प्रयोग दूसरा व्यक्ति अगर करता है तो उसको भी ये रोग आप गिफ्ट में दे देते हैं, दान में दे देते हैं। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद यह जो विषाणु है वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग से भी फैलता है।
आंत्र मार्ग से भी फैलता है, जिसमें आपका लार वोमिट करने के बाद जो आपका पानी निकलता है, क्या है जिसको बोलते हैं उल्टी करते हैं, उसमें मल में, इसमें भी इसके विषाणु रहते हैं जो रोग को फैलाते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं लक्षण। लक्षण क्या है इसका? एक लक्षण तो है बुखार आना, सर्दी खांसी जुकाम तो इसका मेन लक्षण है। और आप देखो कि जब बुखार आएगा तो उससे संबंधित रटो मत, याद कर लो, कंसेप्ट याद रखो कि आप खुद सोचो, इतने उम्र हो गए होंगे आपके, तो आप देखो बुखार तो आया ही है। बुखार आता है तो क्या होता है? खाने का मन नहीं करता, भोजन में स्वाद नहीं आता है, अरुचिकर लगता है ना, और चक्कर आता है। जब खाना नहीं खाएंगे तो चक्कर भी आएगा, उल्टी भी होती है, भूख नहीं लगता है, खांसी खूब तेज होती है, और सांस लेने में दिक्कत आता है। इसका मुख्य काम है। जैसे कोरोना में क्या होता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये फेफड़े के वायु कोशिकाओं पर अटैक करता है और उसी कोशिकाओं को डैमेज करता है। तो जब वायु कोशिकाओं को डैमेज करेगा, जहां पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, वही तो जगह है जहां ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है। अब अगर वही आप मेन चीज पर अटैक कर दिया, उसी वायु कोशिकाओं को नष्ट कर दिया, तो फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि देने लेने वाला तो है ही नहीं। उसको डैमेज कर दिया, उसको क्षति कर दिया, उसी को लूट लिया इसने जाकर के, तो ये सांस लेने में सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूं कि जब व्यक्ति सांस लेता है और उसको जब तकलीफ होती है ना, जब तकलीफ हो रही है सांस लेने के दौरान और शरीर कमजोर पड़ जाता है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, तो दूसरे भी बैक्टीरिया, दूसरे भी वायरस उस व्यक्ति पर अटैक करते हैं। कमजोर व्यक्ति को सब खा जाता है, मजबूत से कोई नहीं भिड़ता। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो दूसरे चाहे जीवाणु विषाणु कितने भी हवा में है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और वही हमारा शरीर अगर कमजोर हो जाता है तो दूसरे जो वातावरण में दूसरे जीवाणु विषाणु है वो भी अटैक करने लग जाते हैं। आप देखते नहीं हो क्या? एक एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ आपको कि अगर किसी व्यक्ति की आपने डेड बॉडी देखी होगी, लाश देखा होगा, तो लाश के चारों तरफ कुछ ही घंटे में, 2, 4 या 8 घंटे में उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसके जो धर्म है अपने धर्म के अनुसार। कोई जला देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, जैसे भी हो। अगर उन लाशों को, उस लाश को नहीं अंतिम संस्कार कराया जाए तो क्या देखते हो, थोड़ी देर में वो लाश सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगता है। इंसान तो वही था ना, हाथ नाक कान मुंह सारा शरीर है उसके पास, फिर क्यों सड़ने लग गया लाश? क्या कारण था? क्यों अकड़ गया मुर्दा? क्यों अकड़ गया? क्या कारण था? जरा इस पर विचार करो तो आप पाओगे कि जो प्राण वायु था हमारा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीला वायु था, इसका आदान प्रदान नहीं हो रहा है। मतलब सांस का रुकना हमारा मौत का सूचक है ना। और जब सांस मौत का सूचक हो गया, जब WBC ही नहीं रहा, सुरक्षा प्रहरी सब डैमेज हो गया, तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी विषाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं, एवं कीड़े मकोड़े, लाल चींटियां, काली चींटियां भी उसको खाने लगते हैं, दूसरे कीड़े भी आ जाते हैं लाश के आगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी तंत्र खत्म हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है इसके लक्षण में? पहले तो बुखार होता है, नाक बहता है, और फिर आलस्य रहती है, सुस्ती रहता है, चक्कर आता है, उल्टी होती है, भूख नहीं लगता है, खांसी बहुत तेज होती है, खांसते समय त्वचा लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा एकदम बिल्कुल अजीब सा विभत्स रूप धारण कर लेता है, सांस में दिक्कत होती है, निमोनिया हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है ना। आप जब हवा नहीं मिलेगी, आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगा प्रत्येक अंगों को, तो हमारा जो त्वचा है वो भी नीला हो जाएगा। खास करके मुंह का, चेहरा का जो त्वचा है वो नीले रंग का हो जाता है या ग्रे हो जाता है, कबूतरी रंग का हो जाता है, कबूतरी ग्रे जिसको बोलते हैं। तो ये सारे इसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं बचाव के क्या उपाय हैं। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? तो जब प्रिवेंटिव मेजर्स इसको देखते हैं तो बचाव के एक उपाय क्या होता है कि सबसे पहले तो रोगी व्यक्ति से दूर रहो। पहला उपाय है क्या? रोगी व्यक्ति से दूर रहो। कैसे दूर रहेंगे? कैसे दूर रहेंगे बताओ? स्वच्छता अपना करके। रोगी व्यक्ति घर में उसके बर्तन है, उसके ग्लास है, उसका पिया हुआ कप है, उसको अलग धो, अच्छे साबुन से धो। उसका जो जूठन है, उस जूठन को अलग सिंक में रख करके अलग धो, सबके साथ मत मिला के धो।
जनरल बर्तन के साथ मिला के धोओगे तो हो सकता है उस बर्तन पर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाए और जल्दी जल्दी में आप इसी तरह से पानी से और थोड़े हल्के साबुन लगा के धो देंगे। तो ऐसा मत करो, उनके बर्तन को अलग रखो और गर्म पानी, खोलते पानी में उसको डाल दो अगर स्टील का बर्तन है तो। और अगर प्लास्टिक का बर्तन है तो आप साबुन से अच्छे प्रकार से उसको धो करके अलग धूप में सुखा के रखो। उनके कपड़े को भी संक्रमित करके रखो, साबुन से धोवो, गर्म पानी से धोवो, खौलते पानी से धोवो। और जहाँ वो रहता है जिस कमरे में, उस कमरे में फिनाइल का पोछा लगा और डिटॉल से अपने हाथों को धोते रहो। ये आपका बचाव का सबसे बढ़िया उपाय है। पहले तो स्वच्छता अपनाइए, वातावरण को स्वच्छ रखिए। रोगी व्यक्ति को आप सेवा जरूर कीजिए, लेकिन मास्क जरूर पहनिए, ताकि मास्क के माध्यम से, अभी जो कोरोना हुआ है तो आप देख रहे हो ना, हर व्यक्ति ने मास्क पहनना शुरू किया है। मास्क पहनने के पीछे रीजन क्या है कि भाई जो कोरोना का वायरस है वो हमारे नासा मार्ग से अंदर नहीं आए। उसी प्रकार से स्वाइन फ्लू की स्थिति में भी अब मास्क पहन करके ही सेवा करें, हाथों में ग्लोव्स पहने। आरोग्य व्यक्ति को आप अलग रखें, उसको क्वारंटाइन जरूर करिए आप। और खाने पीने में उसका विशेष ध्यान दीजिए। खाने पीने में कैसे? विटामिन सी से भरपूर उसको भोजन दीजिए। जैसे कोरोना के टाइम में हम देते हैं ना, नींबू का शिकंजी, संतरा या मौसमी, इस तरह का भोजन उसको खूब दीजिए। फिर चाय भी दीजिए, पर चाय में अदरक, तुलसी का पत्ता, पुदीने का पत्ता, थोड़ी काली मिर्च, 1-2 लौंग, ऐसे मिला करके उसको हर्बल टी बना करके आप पिलाइए। दूध में भी अदरक डाल के दीजिए। ये सारी चीज़ें आप पौष्टिक भोजन दीजिए खाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी रोगी रिकवर हो जाए। तो आज मैंने आपको खाने पीने पर रोगी का ध्यान देना है, रोगी को अलग कमरे में रखना है, रोगी के बर्तन कपड़े को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना है, गंदे कपड़े उनको नहीं पहनाने हैं, विसंक्रमण का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रखेंगे तो हम स्वाइन फ्लू से निजात पा सकते हैं। तो आज मैंने आपको स्वाइन फ्लू पढ़ाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपका कमेंट ही मुझे एक प्रेरणा देता है काम करने के लिए, आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक देव जाने के लिए इजाज़त, बाय बाय।